हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 4 नवंबर का। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 4 नवंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग 4 नवंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं और टेस्ट से पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का टेस्ट मक्खन के जैसे हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी मैं आप लोगों का काफ़ी मदद करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा डार्विन, तीसरा लामार्क और चौथा खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मेंडल ने। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, ताकि इससे पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को, लेमार्क को, डार्विन को, चरक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हेरिडेटरी मेंडल को कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, जीन की रासायनिक संरचना होती है। जीन की रासायनिक संरचना को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, आरएनए कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डीएनए कहते हैं। जीन की रासायनिक संरचना को डीएनए कहते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म। और आरएनए का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 नंबर, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, 12 जोड़ा, 10 जोड़ा, 11 जोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 23 जोड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोनों तो सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 23 जोड़ा। अब देखिए 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? डार्विन, वेलेस, हिकेल, लेमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लेमार्क। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? जीन, गुणसूत्र, एलील, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीन लक्षणों को नियंत्रित करने की इकाई है। अब बढ़ते हैं अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा तांबा, चौथा लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, पहला दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज को।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा बढ़ती है या घटती है या समान रहती है, या चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ती है। धारा की प्रबलता का प्रभाव बढ़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? लेड, गैलियम, पारा, ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैलियम। गैलियम हथेली पर रखने पर पिघलती है, गलनांक बहुत ही कम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोना। सोना बहुत ज़्यादा तन्य धातु होता है। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर लंबा पतला, बिल्कुल पतला तार खींचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा तन्य होता है सोना। तो चलिए इसे आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और आप इसे कमेंट करके बताइए। ये इनमें से 14 मैंने यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बताया, कितनों का आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता था। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। 2 तरीका बताने से लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। पहला देखिए, पहला तरीका यसद लेपन। इस विधि से लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, इसको यसद लेपन कहते हैं। इससे लोहे में जंग नहीं लगता है। दूसरा तरीका देखिए, पेंटिंग। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। ये दोनों तरीका इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आघातवर्धनीयता क्या है? आघातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो इसका उत्तर देखिए, धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पीटने पर इसको चादर के जैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आघातवर्धनीयता इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ का आरेख बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बल्ब, सेल, एमीटर, स्विच को दर्शाते हुए परिपथ बनाया गया है। यहाँ पर बल्ब है और इस तरीके से इधर एमीटर है, फिर यहाँ पर स्विच है, फिर यहाँ पर सेल है, इधर धारा प्रवाह हो रहा है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ का यहाँ पर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं। यह भी इम्पोर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है। तो इसका उत्तर देखिए, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, देखिए पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से, दूसरा प्रतिरोध का यहाँ पर पहला छोर से तथा दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दूसरा में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो यहाँ पर प्रतिरोध रहेगा और यहाँ पर मानकर चलिए दूसरा प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध का ये पहला छोर हो गया, ये दूसरा छोर हो गया, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला छोर हो गया, दूसरा छोर हो गया, ये पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है। उसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर से जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए और यहाँ पर डायग्राम है, ये डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर बस इस तरीके से करते जाना है सीधा एक लाइन में, और यहाँ पर एमीटर को लगा देना है और इधर आपका सेल हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा
दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, सबको एक ही छोर से यहाँ पर बांध दिया गया और एक तार निकाला गया है। इसको पार्श्व क्रम कहते हैं, या इसको समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। देखिए, समांतर में है इसलिए समांतर संयोजन क्रम भी कहते हैं। चलिए, और यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको बनाना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूज क्या है? फ्यूज क्या है? इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है पहले हमने देख लिया है एमसीक्यू में, यहाँ पर फिर से देखेंगे। देखिए, फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का प्रतिरोध बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी कि गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्यूज के बारे में आ सकता है आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, बायोलॉजी से अनुवांशिकी या अनुवांशिक विचलन क्या है? अनुवांशिक विचलन क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब प्राकृतिक अवरोध अथवा अन्य कारणों से एक ही जाति के कुछ सदस्य अनुवांशिक रूप से भिन्न हो जाते हैं तब इस घटना को अनुवांशिक विचलन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रकृति में नई जातियां कैसे बनती है? देखिए उत्तर, डार्विन के मतानुसार विभिन्नताओं के अनुवांशिक होने पर जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे कई पीढ़ियों में लक्षण इतने बदल जाते हैं कि उत्पन्न होने वाले जीव अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं। इसे ही नई जाति की उत्पत्ति कहा जाता है। धीरे धीरे इतना बदलाव हो जाता है अनुवांशिक में कि वो बिल्कुल अलग ही बन जाता है, अलग ही जाति का हो जाता है। चलिए, इसे आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? वंशानुगत लक्षण यानी कि आप कोई पर्टिकुलर आदमी का बात करें तो उसका अपना पिता से या माता से मैच करता है, चेहरा, बोलने का तरीका या कलर, बहुत कुछ। तो क्यों ऐसा? तो यहाँ पर उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को अनुवांशिकता कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए भी और इस टेस्ट के लिए भी। तो इस तरीके से आज हम लोग 4 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया साइंस का। आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। आप लोगों का आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा इस टेस्ट में। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।